नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ ऋतुराज जी को। और ऋतुराज जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक है कन्यादान, उसका हम लोग भावार्थ देखेंगे। तो कन्यादान कविता में ऋतुराज जी ने कन्या के दान के समय या कन्या के विवाह के समय माँ को होने वाली पीड़ा को उठाया है और माँ कन्या को अपनी क्या क्या सीख देती है उसको इस कविता के माध्यम से बतलाया है। तो कन्यादान कविता को पढ़ने से पहले आइए हम पहले देखते हैं ऋतुराज जी का जीवन परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्होंने अंग्रेजी से MA किया और 40 साल तक अंग्रेजी साहित्य को ये पढ़ाते रहे। उसके बाद अब रिटायर होकर के जयपुर रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप से हटकर सीख दे रही है। स्त्री का परंपरागत आदर्श क्या होता है? स्त्री को माँ सिखलाती है, अपनी बेटी को माँ सिखलाती है कि बेटी जहाँ पे जाना अपने ससुराल में बड़ों की सेवा करना, उनकी आज्ञा को मानना और एक सुसंस्कृत अच्छी गृहिणी के रूप में वहाँ पर व्यवहार करना, बर्ताव करना, यह सीख देती है जो कि परंपरागत आदर्श है। तो इसमें कभी माँ के द्वारा अपनी बेटी को लीक से हटकर परंपरागत जो आदर्शों पर दी जाने वाली सीख थी उससे हटकर सीख दिलवा रहे हैं, शिक्षा दिलवा रहे हैं। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कवि का यह मत है कि जो समाज द्वारा आदर्श गढ़ लिए गए हैं, बना लिए गए हैं, वे आदर्श न होकर के स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए एक बेड़ियाँ हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। कब कह रहे हैं कि उनको इतना कोमल बता दिया जाता है कि उस कोमलता के पीछे उनकी कमजोरी दिखाई जाती है और उनका उपहास बनाया जाता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि बेटी लड़की होना लेकिन लड़की जैसी मत दिखना, वह इन्हीं आदर्शों का प्रतिकार कर रही है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। तो कभी यहाँ बता रहे हैं कि बेटी जो होती है वह माँ के सबसे निकट होती है, अपनी बातें माँ को बताती है, माँ अपनी बातें बेटी को बताती है, तो दोनों एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते हैं। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा जाता है। इसीलिए बेटी को माँ के लिए अंतिम पूंजी कहा जाता है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कविता में बताया गया है जो वह केवल माँ की एक कोरी भावुकता नहीं है बल्कि माँ द्वारा जो अनुभव प्राप्त किए गए हैं उसकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति है, उसकी प्रूव्ड अभिव्यक्ति है, उसको प्रामाणिक रूप में व्यक्त किया है माँ ने। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। कवि की संवेदनशीलता एक महिला के प्रति क्या है वह इस कविता में व्यक्त हुई है। कवि एक महिला की बात को समझ करके दूसरी महिला को उसके माध्यम से सीख दे रहा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता को, जिसका शीर्षक है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की को जब लड़के को दान में दे दिया जाता है
या लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दे दिया जाता है, तो उस समय माँ का दुख कितना प्रामाणिक होता है, इसका प्रमाण है वे सारी माताएं, वे सारी महिलाएं जिन्होंने अपनी कन्या का दान दिया है, अपनी कन्या की शादी की है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यह इतना बड़ा दुख होता है, मालूम पड़ता है कि जैसे माँ ने अपनी अंतिम पूंजी को दे दिया, अंतिम पूंजी का दान दे दिया हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कब कह रहे हैं कि लड़की जो है वह अभी सयानी नहीं थी, तन से वह बड़ी हो गई थी, लेकिन मन उसका जो है अभी छोटा ही था, मन से बचपना नहीं गया था। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। आगे बता रहे हैं कि लड़की इतनी भोली थी, इतनी सरल थी, इतना विनम्र स्वभाव था उसका कि वह सुख तो समझती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन उसको अभी दुख बाँचना मतलब पढ़ना, दुख के विषय में जानकारी नहीं थी, दुख उसने नहीं देखा था। कब के कहने का तात्पर्य है कि लड़की जो है अभी तन से भले सयानी हो गई हो, मन से सयानी नहीं है, मन से अत्यंत भोली है, उसे केवल सुख ही सुख मिले हैं, उसका अभी दुख से कोई सामना नहीं पड़ा है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। जैसे धुंधले प्रकाश में पढ़ना कठिन होता है, उसी तरह लड़की को भी उसके जीवन के बारे में, आने वाले भावी जीवन के बारे में केवल धुंधला ही दिखलाई पड़ता था। उसको अधूरा ज्ञान था, वह उसके विषय में बहुत जानकारी नहीं रखती थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ वह अपना तुक लगाती थी, तुक मतलब तुक्का लगाती थी, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब अपना एक अंदाज़ा लगाती थी। और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, और कुछ जो पंक्तियाँ उसको बता दी गई थी, जो लोग उसको बताए थे, उसके दिमाग में बैठा दिए थे, कुछ उसको जानती थी, केवल इतना ही उसको पता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कह रहे हैं कि वह पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश मतलब उसको जीवन की बहुत जानकारी नहीं थी, अधूरा ज्ञान था, और उस अधूरे ज्ञान के सहारे वह कुछ अपने तुकों को बैठाकर समझने की कोशिश करती थी, और कुछ चीज़ें उसको बतलाई गई थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब लड़की जो है उसकी विदाई का समय आता है, तो विदाई के समय में माँ उसे कुछ सीख दे रही, कुछ ज्ञान दे रही, कुछ ज्ञान की बातें बता रही है। पहला ज्ञान क्या दे रही है? माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो माँ कहती है कि बेटी, तुम वहाँ जाने पर अपने चेहरे पर अपने रूप गर्व मत करना। आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क्योंकि यदि अपने चेहरे पर, अपने रूप सौंदर्य पर गर्व करोगी, अभिमान करोगी, तो उस अभिमान के कारण तुमसे, तुम्हारे द्वारा बड़ों का अनादर हो सकता है, और बड़ों का अनादर होने पर बात बिगड़ सकती है। और इसलिए तुम अपने चेहरे पर अभिमान मत करना, गर्व मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। और उस अभिमान में क्रोधित होकर के कुछ गलत कदम न उठा लेना। इसके लिए मैं बता रही हूँ कि आग जो होती है वह केवल रोटियां सेकने के लिए होती है, खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए होती है, वह जलने के लिए नहीं होती है। इसलिए बेटी, तुम अपने चेहरे पर अभिमान मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। फिर माँ दूसरी सीख देती है कि बेटी, वस्त्र और आभूषण जो हैं वह शब्दों की भांति स्त्रियों के लिए शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन के समान है। माँ दूसरी सीख देती है कि बेटी, वस्त्र और आभूषण शब्द के भ्रमों की तरह, जैसे शाब्दिक जाल होता है, शाब्दिक जालों से भ्रम पैदा किया जाता है, वैसे ही स्त्रियों के लिए वस्त्र और आभूषण भ्रम के समान है। उनसे उनको बरगलाया जाता है, वस्त्र और आभूषण का लालच दिखा करके उनको
बरगलाया जाता है और उनके पाँव में बेड़ियाँ लगा दी जाती हैं। उनके मन का नहीं होने दिया जाता है, जो कि उनके लिए बंधन के समान हो गए हैं। इसलिए माँ कहती है कि बेटी वस्त्र और आभूषण के बहकावे में मत आना। यह सब जो है स्त्रियों के लिए बंधन के समान है। और अगली और सबसे बड़ी सीख माँ देती है। माँ कहती है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में माँ कहती है कि बेटी तुम लड़की हो, लड़की ही रहना, लड़की ही होना, लेकिन लड़की के जैसे दिखाई न देना। तुम्हारा सीधापन, भोलापन जो हो वह तुम्हारे हृदय में व्याप्त हो, उदारता जो हो तुम्हारे हृदय में व्याप्त हो, यही लड़कियों के गुण होते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में तुम लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात कोई तुम्हारे साथ अगर रुष्ट व्यवहार करता है तो तुम उसका प्रतिकार करना और लड़की जैसी मत दिखना। जो तुम्हारी सरलता है, तुम्हारी सहृदयता है और तुम्हारी उदारता है, उसको अपने दिल में बनाए रखना। लेकिन यदि कोई तुमसे अरुचिकर व्यवहार करता है, तुम्हारे अहित वाला व्यवहार करता है, तो तुम उसका प्रतिकार करना और लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने माँ के माध्यम से लड़की को कुछ सीखें दी हैं, जो लड़की के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। इस कविता के द्वारा कवि ने माँ के मनोभावों को उकेरा है कि एक बेटी के विदा करते समय माँ के मन में क्या क्या मनोभाव पैदा होते हैं, माँ क्या क्या उसको सीखें देती हैं, वह इस कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने बताया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम अगले भाग में, अगले वीडियो में। नमस्कार।